हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम देखेंगे 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बट इससे रिलेटेड कुछ और भी बेसिक फैक्ट्स को जानते हुए चलेंगे जो कि आपके ऑप्शन से रिलेटेड भी होंगे और जो आंसर होगा क्वेश्चन का उससे रिलेटेड तो होंगे ही होंगे। तो शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय अ वुमन? आपके ऑप्शन हैं ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, B option social contracts, option C a treatise of human nature and option D the wealth of nations। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। आइए कुछ देख लेते हैं बेसिक फैक्ट्स के रूप में क्या क्या है। बेसिक फैक्ट्स में पहले तो आंसर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन इज एन इन्फ्लुएंशियल 1792। अब ये पब्लिकेशन डेट को भी याद रखना जरूरी है क्योंकि इस तरह के मैच मेकिंग क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं यूजीसी नेट या टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स वगैरह में। तो विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन जो है एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बुक है जो कि पब्लिश होती है 1792 में, वर्क बाय मैरी वोllstonecraft के द्वारा लिखी गई। आर्ग्यूइंग दैट, अब इस किताब में मैरी वोllstonecraft क्या आर्ग्यू करती हैं? कहती हैं कि वुमेन डिजर्व इक्वल एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज, की महिलाओं को भी सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए एजुकेशन और सोशल फील्ड में, बिकॉज दे आर जस्ट एज कैपेबल ऑफ रीजन एंड वर्च्यूज एज मैन, क्योंकि वो भी समान रूप से जो है, एक तरह से उनके अंदर भी रीजनिंग है, उनके अंदर भी वर्च्यूज हैं। तो जैसा मैन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, वैसे ही महिलाओं को भी बराबर की अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। इट इज़ कंसिडर्ड फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न फेमिनिज्म। अगर आपको मॉडर्न फेमिनिज्म को समझना है तो आपको इस किताब को पढ़ना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अगर आप फेमिनिज्म के अंदर जितना भी शुरुआती दौर में देखते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है। मैरी वोllstonecraft वॉज मैरी शेलीज मदर। अब मैरी शेली कौन है? हम सब जानते हैं कि फ्रैंकेस्टीन नाम की एक बहुत ही फेमस किताब जो कि साइंस फिक्शन के रूप में जानी जाती है, एक गॉथिक नॉवेल के रूप में भी जानी जाती है, उसके उसके राइटर है मैरी शेली, और मैरी वोllstonecraft उनकी मदर थी, एंड पीबी शेली वाज मैरी शेलीज हस्बैंड। और पर्सी बाइसी शेली, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, जो कि रोमांटिक एज के बहुत ही रेवोल्यूशनरी पोएट थे और बहुत ही फेमस पोएट, वो मैरी शेली के हस्बैंड थे। तो इस तरह क्या होता है कि मैरी वोllstonecraft वाज पीबी शेलीज मदर इन लॉ, तो ये एक तरह से इनकी मदर इन लॉ हो जाती हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट वॉज, अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो ऑप्शन में आपके है, वो एक किताब के रूप में जिसको लिखा है जॉन जैकास रूशो ने 1762 में। एक इंफॉर्मेशन ये भी है, द फुल टाइटल, अब इस द सोशल कॉन्ट्रैक्ट का फुल टाइटल क्या है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल राइट्स। अ ट्रीटीज ऑफ ह्यूमन नेचर एक किताब है जो कि ऑप्शन में आपके बता दिया गया है, वॉज रिटन बाय डेविड ह्यूम। एंड नेक्स्ट इज द वेल्थ ऑफ नेशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये, द वेल्थ ऑफ नेशन, क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रह चुके हैं और इकोनॉमिक्स को आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इस बुक का नाम जरूर आया होगा। वेल्थ ऑफ नेशंस वाज रिटन बाय एडम स्मिथ इन 1776, a very important book in the field of economics। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स बाय जोनाथन स्विफ्ट इज अ रिलीजियस एलिगरी? अब रिलीजियस एलिगरी के रूप में जोनाथन स्विफ्ट की कौन सी बुक मानी जाती है? आपके ऑप्शन है द बैटल ऑफ बुक्स, ऑप्शन बी मॉडेस्ट प्रपोजल, ऑप्शन सी गुलिवर्स ट्रैवल एंड ऑप्शन डी अ टेल ऑफ टब। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अ टेल ऑफ टब आपका राइट आंसर है, जो कि एक रिलीजियस एलिगरी के रूप में जानी जाती है ये बुक, और इसको लिखा है जोनाथन स्विफ्ट में। बेसिक फैक्ट्स के रूप में देख लेते हैं क्या है। बेसिक फैक्ट्स की बात करेंगे तो अ टेल ऑफ टब इज ए सैटिरिकल वर्क बाय जोनाथन स्विफ्ट, जैसा कि इंफॉर्मेशन आंसर में ही है, पब्लिश्ड इन 1704। 1704 में ये बुक पब्लिश होती है। द बुक ह्यूमरसली क्रिटिसाइजेस, अब ये एक तरह से ह्यूमरस क्रिटिसिज्म है, यानी एक मजाकिया अंदाज में किसी चीज को क्रिटिसाइज करते हैं जोनाथन स्विफ्ट। एक रिलीजियस डिवीजन, पॉलिटिक्स एंड ह्यूमन प्राइड। अब यहाँ पे किस चीज को वो क्रिटिसाइज करते हैं? रिलीजियस डिवीजन्स को करते हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी में हम सब जानते हैं कि अलग अलग डिवीजन है, जैसे कैथोलिसिज्म है, प्रोटेस्टेंट है, एंड प्यूरिटन्स हैं, तो बहुत सारे सेक्ट अलग अलग डिवीजन है, तो उसको भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया है ए टेल ऑफ टब में। पॉलिटिक्स को इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, विग एंड टोरीज आ चुके थे तब तक। एंड ह्यूमन प्राइड, जो कि ह्यूमन प्राइड को वो क्रिटिसाइज करते हैं थ्रू ए स्टोरी ऑफ थ्री ब्रदर्स। अब यहाँ पे तीन भाइयों के द्वारा जो है एक स्टोरी को वो दिखाते हैं, जिसमें अलग अलग तीनों भाई अलग अलग तरीके से, कोई रिलीजियस डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है, तो कोई पॉलिटिक्स को, तो कोई ह्यूमन प्राइड को। रिप्रेजेंटिंग मेजर ब्रांचेस ऑफ क्रिश्चियनिटी, जो कि मेजर ब्रांच ऑफ क्रिश्चियनिटी यानी कि कैथोलिसिज्म, प्रोटेस्टेंट को ये रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है कि मॉडेस्ट प्रपोजल।
जो कि जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा ही लिखी गई है। ये बुक पब्लिश होती है 1729 में। इन इट यानी इस किताब में एक्चुअली जोनाथन स्विफ्ट क्या बताना चाहते हैं, आयरॉनिकली सजेस्ट दैट पुअर आयरिश फैमिली शुड शेल देयर चिल्ड्रन एज फूड टू द रिच पीपल या रिच। अब यहाँ पे एक तरह से बहुत ही ग्रूसम सॉर्ट ऑफ इमेजरी यहाँ पे जोनाथन स्विफ्ट ने दी है कि एक्चुअली स्विफ्ट जो है वो आयरिश थे और उन्होंने आयरलैंड की कंडीशंस को काफ़ी अच्छे से दिखाया, क्योंकि यहाँ पे इस बुक में ये बताते हैं कि आयरलैंड में इतनी गरीबी थी कि लोग अपने पेट पालने के लिए, अपना कह सकते हैं कि लाइवलीहुड के लिए अपने बच्चों को भी बेच देते थे बड़े लोगों के पास, या बेचने के रूप में, स्लेव के रूप में भी हो सकता है या अदर वर्क्स के लिए भी हो सकता है। एंड थ्रू दिस शॉकिंग सटायर, अब इस सटायर के द्वारा जो है ही क्रिटिसाइजेस ब्रिटिश पॉलिसीज। अब यहाँ पे सेलिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन जो कि एक तरह से बहुत ही इनह्यूमेन है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी अपने बच्चे को अगर बेच दे रहा जस्ट फॉर द लाइवलीहुड, जस्ट फॉर द लिविंग पर्पस, तो ये कहीं से सही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो फॉल्ट है। तो यहाँ पे इन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि ब्रिटिश पॉलिसीज जो थी, एक्चुअली आयरलैंड पे भी ब्रिटिशर्स का राज था, वो उनकी पॉलिसीज वगैरह काफी वहाँ पे चलती थी। तो जोनाथन स्विफ्ट ने ब्रिटिश पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया है। पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज्यादा थी, उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया। एंड क्रूअल ट्रीटमेंट ऑफ द आयरिश पुअर, और खास करके वहाँ के जो आयरिश पुअर थे उनका एक उनको उनके प्रति जो ट्रीटमेंट था ब्रिटिशर्स का, वो काफी क्रूअल था। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट गुलिवर्स ट्रैवल, एक बहुत ही फेमस बुक है, इज a satirical novel है by Jonathan Swift, published in 1726. इट फॉलोज द एडवेंचर्स ऑफ लिम्यूल गुलिवर। लिम्यूल गुलिवर के द्वारा जो है एक एडवेंचर जर्नी है जहाँ पे वो ट्रैवल करता है स्ट्रेंज लैंड्स, यानी कुछ ऐसे आइलैंड्स पे जाता है जो कि इससे पहले अनट्रैवल्ड था, यानी कि वो लोग कभी वहाँ गए नहीं थे, जैसे लिलीपुट है उसका नाम, एंड ब्रॉबडिग्नैग है, और भी इसमें आइलैंड्स हैं जिसका मेंशन यहाँ पे नहीं किया मैंने। द बैटल ऑफ बुक्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है जोनाथन स्विफ्ट का, अ सैटिरिकल वर्क बाय जोनाथन स्विफ्ट पब्लिश्ड इन 1704। The book presents a mock battle between ancient and modern books in library to debate whether classical or modern learning is superior. अब यहाँ पे इस बुक के अंदर जो है बैटल ऑफ बुक्स के अंदर ये चीज बताते हैं जोनाथन स्विफ्ट कि यहाँ पे जो डिबेट चलती है कि क्लासिकल लिटरेचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर करंट यानी जो चल रहा मॉडर्न, तो यहाँ पे दोनों के बीच जो है अपनी डिबेट होती है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विजनरी वर्क बाय विलियम ब्लैक। अब यहाँ पे विलियम ब्लैक एक बहुत ही फेमस नाम है, और इनके द्वारा इसमें से कौन सा ऐसा वर्क है जिसको हम विजनरी वर्क के रूप में जानते हैं। ऑप्शन है द सॉन्ग ऑफ लॉस, बी ऑप्शन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, एंड सी ऑप्शन पोलिटिकल स्केचेस, एंड डी ऑप्शन द विजन ऑफ द डॉटर्स ऑफ अल्बियन। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। बेसिक फैक्ट्स के रूप में जान लेते हैं। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, ये एक तरह से कलेक्शन है दोनों, ये जो इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस का, इज एन इलस्ट्रेटेड कलेक्शन ऑफ पोएम्स। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर बुक का नाम जो है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, एक्चुअली ये एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है बाय विलियम ब्लैक। इट अपीयर टू फेजेस, दो फेज में अलग अलग, यानी एक इनोसेंस की बात करती है, दूसरी एक्सपीरियंस की बात करती है, तो टू फेजेस में इसको एक्चुअल में आती है ये किताब। सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस इज अ पोइट्री कलेक्शन ऑफ 26 पोएम्स। अब यहाँ पे सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है एक्चुअली 26 जो पोएम्स थी उसका एक कलेक्शन है, forming a second part of William Black's Song of Innocence and Experience. The poem was published in 1794. Actually जो पूरा कलेक्शन है पब्लिश होता है 1794 में, जिसका नाम है Songs of Innocence and Experience. नेक्स्ट है पोइटिकल स्केचेस। अब ये जो बुक है पोइटिकल स्केचेस इज द फर्स्ट पब्लिश कलेक्शन ऑफ पोएम्स। एक तरह से ये भी कलेक्शन है जो कि किसके द्वारा है, विलियम ब्लैक के द्वारा है। रिटन बिटवीन 1769 टू 1777, यानी इस दौरान या इस पीरियड के दौरान जो है ये पब्लिकेशन होता है इसका। इट कंटेन्स अर्ली लिरिकल एंड ड्रामेटिक पोएम्स, यानी कि विलियम ब्लैक के द्वारा जो लिरिकल पोएम्स और ड्रामेटिक पोएम लिखी गई है इस पोइटिकल स्केचेस के अंदर, दैट शोज हिज इमर्जिंग इमेजिनेटिव स्टाइल, जो कि दिखाती है इनके इमेजिनेटिव स्टाइल को कि कितने इमेजिनरी तरीके से, कितने अच्छे तरीके से ये अपनी पोएम्स को लिखते थे। क्रिटिक ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज, और उस समय के जो पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज थे उसके ऊपर ये क्रिटिक करते हैं, यानी एक तरह से क्रिटिसिज्म को दिखाते हैं। विजन्स ऑफ द डॉटर्स ऑफ अल्बियन, अब जो नेक्स्ट ये है ये भी एक प्रोफेटिक पोएम है जो कि लिखी गई है विलियम ब्लैक के द्वारा। Published in 1793, it explored themes of sexual freedom, oppression, women's right through the story of Othon, a woman who suffers. क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है अलेक्जेंडर पोप्स एन एसे ऑफ मैन इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा एसे ऑन एन एसे ऑफ मैन लिखा गया है जो कि किसके आइडिया पे बेस्ड था। आपके ऑप्शन है लॉर्ड पेट्री,
थियोबॉल्ड, लॉर्ड बोलिंगब्रोक एंड लॉर्ड हार्वी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड बोलिंगब्रोक के आइडिया पे अलेक्जेंडर पोप का जो एसे है एन एस ऑफ मैन लिखा गया था या बेस्ड है। बेसिक फैक्ट्स के रूप में देख लेते हैं क्या क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एन एसे ऑफ मैन इज ए फिलोसफिकल पोएम। तो पहली चीज ये समझ में आ रही है कि एक तो अलेक्जेंडर पोप के द्वारा ये एक फिलोसफिकल पोएम है, रिटन कैरेक्टरिस्टिकली इन हीरोइक कपलेट। अब अलेक्जेंडर पोप का नाम जब भी हमारे दिमाग में आता है, खास करके लिटरेचर में जब भी हम इनको इनके बारे में पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर ये आता है कि ये न्यू क्लासिकल एज को रिप्रेजेंट करते हैं और हीरोइक कपलेट में इनकी मास्टरी थी। तो ये भी जाहिर सी बात है एक हीरोइक कपलेट में लिखी गई है एंड पब्लिश बिटवीन 1732 टू 1734, यानी 1732 से 1734 के बीच ये लिखी गई है बाय अलेक्जेंडर पोप। द एसे कंटेन कंसिस्ट ऑफ 4 एपिस्टल्स, 4 एपिस्टल्स में ये लिखी गई है, एड्रेस टू लॉर्ड बॉलिंगब्रोक्स ओन फ्रेगमेंटरी फिलोसफिकल राइटिंग। यानी लॉर्ड बॉलिंगब्रोक के द्वारा जो एक फिलोसफिकल राइटिंग लिखी गई थी उसी के या उस आइडिया पे ये एन एसे ऑफ मैन बेस्ड है, जो कि अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई है। इट एक्सप्लोर, इस तरह के क्वेश्चंस जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो इट एक्सप्लोर ह्यूमैनिटीज प्लेस इन द यूनिवर्स। अब यहाँ पे इसके अंदर क्या एक्सप्लोर किया गया है कि ह्यूमैनिटी का प्लेस इस पूरे यूनिवर्स में क्या है, आर्ग्यूइंग दैट एवरीथिंग इन क्रिएशन इज ऑर्डर्ड बाय गॉड। और ये भी बताया गया है या आर्ग्यू किया गया है कि सब कुछ जो है गॉड के द्वारा क्रिएटेड है एंड दैट ह्यूमन शुड एक्सेप्ट देयर लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिवाइन डिजाइन। और इंसानों को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें ये करना है कि डिवाइन डिजाइन जो है, यानी भगवान के द्वारा जो भी दी गई है या जो डिजाइन की गई है, चाहे हम खुद हो या नेचर हो या फिर और भी सारी चीजें जो है हमारे आसपास, तो ये सब कुछ हमें उस तरह एक्सेप्ट करना चाहिए, न कि उसके विरुद्ध जाना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख लीजिए, नेचर के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, चाहे जानवर हों, उनके स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं, कुछ अजीब तरीके के भी होते हैं। अब उसके बारे में ज्यादा सोचने लगे कि ऊंट ऐसा क्यों दिखता है, हाथी का सूंड ऐसा क्यों है, तो ऐसे में क्या होता है कि हम ज्यादा प्रॉब्लमेटिक तरीके से चीजों को देखने लगते हैं। तो यहाँ पे ये गॉड्स की डिजाइन है, इसको आप ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय जॉनसन इज एन इमिटेशन ऑफ द 10th सैटायर ऑफ जुवेनाइल। अब यहाँ जुवेनाइल के द्वारा जो है ये पूछा गया है कि जॉनसन का कौन सा वर्क जो है जुवेनाइल का 10th सैटायर के ऊपर बेस्ड है। आपके ऑप्शन है लंदन, बी ऑप्शन है वैनिटी ऑफ ह्यूमन विसेस एंड सी है द लाइफ ऑफ सैवेज एंड डी है रासेलास। अब आपका राइट आंसर है वैनिटी ऑफ ह्यूमन विसेस, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। आगे देख लेते हैं कुछ बेसिक फैक्ट्स। बेसिक फैक्ट्स के रूप में देखते हैं, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विसेस इज ए सैटिरिकल पोएम। तो कैसी है, सैटिरिकल पोएम है बाय सैमुअल जॉनसन, पब्लिश्ड इन 1749। और हमेशा पब्लिकेशन डेट को या पब्लिकेशन ईयर को मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस मैच मेकिंग में भी आते हैं। और अगर आपके दिमाग में एक सीक्वेंस या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ों को समझते हुए चलेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। एंड इट इज रिटन इज इन इमिटेशन ऑफ द रोमन पोएट। जुवेनाइल कौन था, रोमन पोएट थे, जो कि उनके 10th सैटायर पे ये पर्टिकुलर पोएम बेस्ड है। The poem shows that human desires such as wealth, power, fame, beauty, and long life often lead to the disappointment, suffering और unhappiness। अब यहाँ पे क्या आर्ग्यू करते हैं सैमुअल जॉनसन कि जो ह्यूमन डिजायर है, जैसे ह्यूमन डिजायर क्या क्या है, पैसा चाहिए, पावर चाहिए, फेम चाहिए, ब्यूटी चाहिए एंड लॉन्ग लाइफ चाहिए। ये सारे जो आपके डिजायर्स हैं, जो अर्जिंग है, ये अक्सर क्या होते हैं, किसकी तरफ लेके जाते हैं, डिसअपॉइंटमेंट की तरफ। क्योंकि हमें पैसा ज़्यादा चाहिए और जब पैसे ज़्यादा नहीं मिलते हैं तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, हम सफ़र करते हैं और हमारी लाइफ जो है अनहैप्पी हो जाती है। चाहे पैसा हो, पावर हो, फेम, ब्यूटी की बात कर रहे हैं, तो बहुत ही वैल्यूबल पोएम है, बहुत ही मॉरलिस्टिक पोएम है। चीज़ों को, आपके लाइफ को अच्छे तरीके से कैसे जीना है ये आपको समझाने के लिए एक बेस्ट पोएम के रूप में जानी जाती है। थ्रू हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स। अब हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स का मतलब है कि सैमुअल जॉनसन ने उस समय के जितने भी बेस्ट एग्जाम्पल्स हो सकते थे लिटरेचर में या सोशल में या पॉलिटिक्स में, वो उन्होंने इस पोएम के अंदर दिखाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। जॉनसन एक्सप्लेन दैट वर्ल्डली एम्बिशंस आर टेम्पररी एंड अनसर्टेन। और ये जो वर्ल्डली आपके एम्बिशंस होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, ज़्यादा दिन के लिए नहीं होते हैं। जैसे सरकारें आती हैं और जैसे ही पावर में आती है, कोई भी सरकार हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, तो क्या होता है उनके अंदर एक प्राइड आ जाता है, एक घमंड आ जाता है और वो चीज़ें जो है एनार्की क्रिएट हो जाती है और बाद में पता चलता है कि वो गवर्नमेंट अनस्टेबल हो गई है, यानी वो हट गई है। तो एक तरह से जो वर्ल्ड में टेम्पररी या अनसर्टेनिटी है, इस पोएम के अंदर वो चीज़ों को समझा रहे हैं।
ही एडवाइजेस पीपल टू सीक विजडम, बल्कि वो बताना चाहते हैं सैमुअल जॉनसन इस पोएम के थ्रू कि इंसान को विजडम, वर्च्यू, पेशेंस, ट्रस्ट, ये सारे जो गुड क्वालिटीज हैं जो कि हमें गॉड के द्वारा दी गई हैं या गॉड के अंदर हैं, इंस्टेड ऑफ मटेरियल सक्सेस, यानी मटेरियल सक्सेस न जो पाने की इच्छा होनी चाहिए, बल्कि उसको हमें उससे दूर रहना चाहिए। हमें विजडम, वर्च्यू, पेशेंस और ट्रस्ट में बिलीव रखना चाहिए। एंड द पोएम टीचेस द वैनिटी, वैनिटी का मतलब होता है एक एम्प्टीनेस ऑफ ह्यूमन विशेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। द फाइनल वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ द प्रिल्यूड, जो कि एक बहुत ही फेमस ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, अपीयर्ड इन। अब यहाँ पे फाइनल वर्जन की बात हो रही है, यानी वैसे तो ये पोएम जो है इनकी प्रिल्यूड कई बार पब्लिश होती है, बट फाइनल वर्जन जो होता है, जिसको हम फाइनल वर्जन मतलब उसके बाद कोई पब्लिकेशन नहीं होता है ऐसा, बट बुकें तो आती हैं, उसके उसके जो कॉपीज आती हैं, बट एक फाइनल वर्जन के रूप में जो है प्रिल्यूड को कब अपीयर होती हैं वो डेट या पर्टिकुलर ईयर पूछा जा रहा। ऑप्शन है 1798, ऑप्शन बी 1806 एंड ऑप्शन सी 1850 एंड ऑप्शन डी 1860। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1850 में फाइनल वर्जन आता है प्रिल्यूड का, जो कि लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। कुछ बेसिक फैक्ट्स के रूप में देख लेते हैं क्या क्या है। द प्रिल्यूड और ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, इसका फुल टाइटल, और इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं कि प्रिल्यूड का फुल टाइटल क्या है। तो यहाँ पे इसका फुल टाइटल है ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। और ये क्या है, एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, यानी कि एक पर्सनल डिटेल के रूप में वर्ड्सवर्थ की लाइफ को कैसे वो जिए, कैसे उनकी यूनिवर्सिटी लाइफ थी, चाइल्डहुड कैसा था, इसके बाद जो जब राइटिंग में आते हैं तो उस समय का एक्सपीरियंस क्या था। तो बहुत सारे बुक्स, यानी कंप्लीट जो है 14 बुक्स में ये किताब लिखी गई है। ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है इन ब्लैंक वर्स, और ये इंपॉर्टेंट है कि ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। इंग्लिश पोएट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, इंटेंडेड एज द इंट्रोडक्शन टू ए मोर फिलोसफिकल रिक्लूज। एक्चुअली इसका वर्ड्सवर्थ का जो इंटेंशन था कि रिक्लूज का ये पार्ट बनेगा, बट ये एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, बल्कि ये खुद एक सेल्फ एंटिटी बन जाती है द प्रिल्यूड, और इसको बाद में पब्लिश किया जाता है 1850 में फाइनल वर्जन के रूप में, विच वर्ड्सवर्थ नेवर फिनिश, यानी रिक्लूज को कभी ये फिनिश नहीं कर पाए। द प्रिल्यूड इज एन एक्सट्रीमली पर्सनल, अब पर्सनल एक्सट्रीमली पर्सनल यानी एक बहुत ही माइन्यूट डिटेल के रूप में अगर आपको वर्ड्सवर्थ को जानना है, समझना है, तो आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी। रिवीलिंग वर्क ऑन द डिटेल्स ऑफ वर्ड्सवर्थ लाइफ। द प्रिल्यूड इज डिवाइडेड इनटू 14 बुक्स। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि कितनी बुक्स में डिवाइड है, तो 14 बुक्स में है। इन इट्स फाइनल वर्जन 1850 एडिशन, और 1850 में इसका फाइनल वर्जन आता है। ईच बुक डील्स विद द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वर्ड्सवर्थ लाइफ एंड द ग्रोथ ऑफ हिज माइंड, यानी कि कैसे उनकी लाइफ आगे बढ़ती है, कैसे वो मेच्योर होते हैं और उनका माइंड कैसे मेच्योर होता है, इस चीज को इसमें दिखाया गया है। क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। टू सफर हुज विच होप्स थिंग्स इनफिनाइट इज रिटन बाय। अब ये पर्टिकुलर लाइन जो है पोएम की, ये किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शन है पीवी शैली, ऑप्शन बी विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी जॉन कीट्स एंड ऑप्शन डी लॉर्ड बायरन। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पीवी शैली। पीवी शैली के द्वारा ये पर्टिकुलर लाइन लिखी गई है। तो बेसिक फैक्ट्स के रूप में कुछ देख लेते हैं क्या क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पीवी शैली, यानी जिसको हम जानते हैं पर्सी बायसी शैली, गिव्स एन इंस्पिरेशनल कोट टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ लव। अब यहाँ पे एक इंस्पिरेशनल कोट के रूप में शैली ने लिखा है इसको, और जो कि बताती है वैल्यू ऑफ लव को दिखाती है। टू सफर वूज विच होप थिंग्स इनफिनाइट, टू फॉरगिव रॉन्ग्स डार्कर देन डेथ और नाइट, टू डिफाई पावर। अब यहाँ पे ये पर्टिकुलर लाइन जो है कहाँ से ली गई है? दीज लाइन अकर्स इन प्रोमीथियस अनबाउंड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, एक तरह से इनका लिरिकल ड्रामा है शैली का, जहाँ पे इन्होंने ये लाइनें लिखी हैं। प्रोमीथियस अनबाउंड इज अ लिरिकल ड्रामा, तो ये कैसा ड्रामा है? लिरिकल ड्रामा है, रिटन बाय पर्सी बायसी शैली, पब्लिश्ड इन 1820, 1820 में ये वर्क पब्लिश होता है। द पोएम इज बेस्ड ऑन द ग्रीक मिथ प्रोमीथियस, और ये एक ग्रीक मिथ जो है जिसका नाम है प्रोमीथियस, उसके ऊपर ये बेस्ड है। हु सफर्स पनिशमेंट फ्रॉम जुपिटर, यानी ज्यूस, यानी कि यहाँ पे प्रोमीथियस जो एक ग्रीक कैरेक्टर है वो सफर करता है, यानी उसे एक पनिशमेंट मिलती है, किसके द्वारा? जुपिटर के द्वारा। और ये पनिशमेंट क्यों मिलती है? फॉर हेल्पिंग ह्यूमैनिटी, क्योंकि जुपिटर प्रोमीथियस ने ह्यूमैनिटी की हेल्प की थी फायर देकर, जिसकी वजह से उसको परेशान किया जाता है या उसे पनिशमेंट दी जाती है गॉड के द्वारा। शैली प्रेजेंट्स प्रोमीथियस एज ए सिंबल ऑफ फ्रीडम, लव, पेशेंस एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट टायरनी। अब यहाँ पे शैली ने क्या दिखाने की कोशिश की है कि प्रोमीथियस जो है एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है जो ह्यूमैनिटी की हेल्प करता है, और कहीं ना कहीं प्रोमीथियस फ्रीडम, लव, पेशेंस एंड रेजिस्टेंस को
शो करता है, यानी उसके अंदर ये सब क्वालिटीज है, और ये उसके अगेंस्ट में लड़ता है, किसके, टायरनी के, यानी जो गॉड के द्वारा उसको पनिशमेंट दी जाती है, एक्सट्रीम पनिशमेंट दी जाती है, जिसको वो सफर करता है, और एक तरह से एक टायरेनिकल जो रूल उसके ऊपर अप्लाई होता है उसके खिलाफ वो खड़ा रहता है। क्वेश्चन नंबर 8, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, वेरी फेमस लाइन ऑफ ऑकर्स इन, कहाँ पे यानी कहाँ से ये लाइन ली गई है? आपके ऑप्शन है ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न, बी ओड टू ऑटम, एंड सी ओड टू साइकी, एंड डी एंडिमियन। अब यहाँ पे चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में राइट आंसर है एंडिमियन। तो ये पर्टिकुलर लाइन जो है एंडिमियन से ली गई है, जिसको लिखा है जॉन कीट्स ने, बहुत ही फेमस इनका वर्क है। बेसिक फैक्ट्स क्या कहता है देख लेते हैं। एंडिमियन इज अ रोमांटिक नैरेटिव पोएम, तो एक रोमांटिक नैरेटिव पोएम है जिसको जिसको लिखा है जॉन कीट्स ने। फर्स्ट पब्लिश इन 1818, 1818 में ये पब्लिश होती है। द पोएम इज बेस्ड ऑन, अब ये पोएम भी एक ग्रीक मिथ जिसको जानते हैं एंडिमियन पे बेस्ड है। अ शेफर्ड हु फॉल्स इन लव विद अ मून गॉडेस सिंथिया। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ एंडिमियन कौन है? एक शेफर्ड है, शेफर्ड यानी गडेरिया जिसको हम कहते हैं, जो जंगलों में भेड़ बकरियों को चराते हैं और नेचर से काफी जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पे शेफर्ड कौन है? एंडमियन है, जिसको प्यार हो जाता है एक मून गॉडेस जिसका नाम है सिंथिया। इट सेलिब्रेट्स ब्यूटी, अब ये पोएम क्या सेलिब्रेट करती है? ब्यूटी को, लव को, इमेजिनेशन एंड सर्च फॉर आइडियल हैप्पीनेस, यानी कि एक खुशी क्या हो सकती है उसको ये चीजों को इसके अंदर दिखाया गया है। द फेमस ओपनिंग लाइन, अब इसकी जो फेमस ओपनिंग लाइन है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यानी कोई जो सुंदर चीज है, जो दिखने में सुंदर है, जिसको लोग सुंदर मानते हैं सारे लोग, जबकि मोस्टली जो सारे लोग उसको सुंदर मानते हैं, वो चीज हमेशा आपको सुख देती है, यानी आपको हमेशा के लिए सुख आनंद देगी। एक्सप्रेसेस किड्स बिलीफ इन द इटर्नल वैल्यू ऑफ ब्यूटी, यानी कि एक तरह से एक इटर्नल ब्यूटी की बात होती है जिसके अंदर हमेशा सुंदरता रहे, वो कभी फेड नहीं हो। इट इज रिटन इन राइमिंग कपलेट इन आयम्बिक पेंटामीटर, तो एक तरह से ये राइमिंग कपलेट और आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज अ सटायर ऑन द गॉथिक नॉवेल, अब इसमें से कौन सा गॉथिक नॉवेल जो है एक तरह से इसमें से कौन सा नॉवेल जो है गॉथिक नॉवेल के ऊपर सटायर है, यानी एक तरह से कटाक्ष जिसको बोलते हैं। तो ये कौन कौन से नॉवेल हैं आपके? प्राइड एंड प्रेजुडिस आपका ऑप्शन ए है, बी एमा, सी सेंस एंड सेंसिबिलिटी, एंड डी नॉर्थएंगर एबी। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी है। नॉर्थएंगर एबी जो है एक्चुअली एक तरह से सटायरिकल है या सैटिरिकल पीस ऑफ वर्क है गॉथिक नॉवेल के ऊपर। काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया है, चीज़ों को कभी मॉक मॉक भी किया गया है। तो देख लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। अब यहाँ पे नॉर्थएंगर एबी इज अ नॉवेल बाय जेन ऑस्टिन, किसने लिखा है? जेन ऑस्टिन ने लिखा है, पब्लिश पॉस्टमसली, पॉस्टमसली का मतलब होता है आफ्टर डेथ। 1817 में जो है ये पब्लिश होती है नॉर्थएंगर एबे। द नॉवल सेटराइजेस द फॉर्म एंड कन्वेंशन, अब यहाँ पे एक्चुअली जेन ऑस्टिन ने क्या सेटराइज किया है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस गॉथिक नॉवेल के फॉर्म्स को इन्होंने सेटराइज किया है, कन्वेंशन ऑफ द गॉथिक नॉवेल, यानी कि गॉथिक नॉवेल का क्या कन्वेंशन होता है, यानी वे ऑफ नरेशन कैसा है, वो इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। दैट वर पॉपुलर ड्यूरिंग द टाइम व्हेन जेन ऑस्टिन रोट दिस पर्टिकुलर नॉवेल। द नॉवेल इज अ सटायर ऑन गॉथिक फिक्शन, टेल्स द स्टोरी ऑफ कैथरीन मोरलैंड। अब यहाँ पे इसकी जो कह सकते हैं प्रोटैगनिस्ट है कैथरीन मोरलैंड, अ यंग एंड इमेजिनेटिव गर्ल हु लव्स रीडिंग गॉथिक नॉवेल्स। अब यहाँ पे दिखाया गया है कि कैथरीन मोरलैंड जो है, जो नॉर्थएंगर एबी की प्रोटैगनिस्ट है, वो हमेशा इमेजिनेटिव गर्ल है, वो इमेजिन ज़्यादा करती है, यंग है, और गॉथिक नॉवेल्स को ज़्यादा पढ़ती है। तो गॉथिक नॉवेल्स को पढ़ के वो काफ़ी इमेजिनेटिव हो जाती है। व्हेन सी विजिट्स नॉर्थएंगर एबी, जब वो नॉर्थएंगर एबी एक कैसल में विजिट करती है, एबी में, सी एक्सपेक्ट्स मिस्ट्री एंड हॉरर, तो उसके दिमाग में हमेशा ये रहता है, क्योंकि जो किताबें आप ज़्यादा पढ़ते हैं, रीडिंग ज़्यादा करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में, आपके जहन में आ जाती हैं। तो यहाँ पे वो जब वहाँ नॉर्थएंगर एबे में जाती है, तो उसे मिस्ट्री और हॉरर की एक्सपेक्टेशंस है कि जैसे गॉथिक नॉवेल्स में हॉरर दिखाया जाता है, पुरानी बिल्डिंग है, कैसल है, चीज़ें टैटर्ड हैं, कुछ फोटोज़ वगैरह हैंग हैंग रहते हैं और वो अचानक से हवा चलने लगती है। तो इस तरह के कुछ जो हॉरिफाइंग और मिस्टीरियस चीज़ें रहती हैं गॉथिक नॉवेल में, वो एक्सपेक्ट करती है, लाइक इन द बुक सी रीड्स, जो कि वो किताबों में पढ़ती है, बट लेटर लर्न्स टू डिस्टिंग्विश इमेजिनेशन फ्रॉम रियलिटी, बट बाद में उसे रियलाइज होता है कि इमेजिनेशन और रियलिटी दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। 10, व्हाट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड द लिटरेचर ऑफ पावर, अब इसमें से कौन किसने लिटरेचर ऑफ नॉलेज और लिटरेचर ऑफ पावर के बारे में डिस्टिंग्विश किया था, यानी भेद बताया था? आपके ऑप्शन है कॉलरिच, ऑप्शन बी डी क्विंसी, सी हैजलिट, एंड डी लैम। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टॉमस डी क्विंसी जो है,
जिन्होंने लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड लिटरेचर ऑफ पावर के बारे में या इन दोनों को डिफरेंशिएट किया था, डिस्टिंग्विश किया था। कुछ बेसिक फैक्ट्स के रूप में देख लेते हैं क्या क्या है। The idea of literature of knowledge and literature of power was presented by Thomas de Quincey in his essay। अब यहाँ पे essay की बात हो रही है, वो essay का नाम क्या है? Letters to a young man whose education has been neglected। अब ये पर्टिकुलर essay है जहाँ पे इन्होंने literature of power and literature of knowledge की बात की है और दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश किया है कि दोनों में अंतर क्या है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1823 और ये 1823 में पब्लिश होती है। पर्टिकुलर essay कहाँ पे? बहुत ही फेमस लंदन मैगजीन में पब्लिश होती है। अकॉर्डिंग टू डी क्विंसी, अब डी क्विंसी के हिसाब से लिटरेचर ऑफ पावर इज ग्रेटर। अब यहाँ पे इन्होंने लिटरेचर ऑफ पावर को ग्रेटर माना है बिकॉज इट हैज लास्टिंग इमोशनल एंड स्पिरिचुअल इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। तो अगर आप लिटरेचर ऑफ पावर और लिटरेचर ऑफ पावर और या लिटरेचर ऑफ नॉलेज की बात करते हैं तो जहाँ पे डी क्विंसी ने लिटरेचर ऑफ पावर को ज़्यादा अच्छा माना है, उसका इन्होंने वैलिड रीजन भी बताया है। तो आई होप कि आपको ये 10 MCQ और उससे जुड़े हुए बेसिक फैक्ट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में 10 और MCQ के साथ।